गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन का दूसरा डेफिनेशन देखा था। आज हम लोग को पढ़ना है, लेक्चर 10 है ये हमारा, और हम लोग को आज पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव, COLLIGATIVE, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कॉलिगेटिव का मतलब होता है सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। कॉलिगेटिव का मतलब सॉल्यूशन कैसे होता है? देखिए, कॉलिगेटिव एक लैटिन वर्ड है जो दो शब्दों के मिलने से बना है, को प्लस लिगेट। को का मतलब होता है टुगेदर। को का मतलब क्या होता है? जैसे को एजुकेशन, को ऑपरेशन होता है ना, मिलजुल कर काम करना। को एजुकेशन मतलब जहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों को साथ पढ़ाया जाता है, तो को का मतलब होता है टुगेदर। लिगेट, कॉलिगेटिव, लिगेट, लिगेट का मतलब होता है टू बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बंधना, एक साथ बंधना। अब एक साथ किसका बंधन है भाई? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जब मिलाते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, तब जाकर सॉल्यूशन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की ही बात की जा रही है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं और मिलकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है। एग्जाम पूछेगा क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो आपको बोलना है कि वैसी प्रॉपर्टी, मतलब वैसी सॉल्यूशन की वैसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब सॉल्यूट कैसा भी हो, मीठा हो या सॉल्यूट का मतलब बड़ा साइज़ हो, स्मॉल साइज़ हो, सॉल्यूट के साइज़ पे या सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? सीधा सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो प्रॉपर्टी चेंज करेगा। कंसंट्रेशन चेंज करने से, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज होगा। सॉल्यूट के साइज़ को घटाने बढ़ाने से, सॉल्यूट के नेचर को बदलने से जिस प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आता है, वैसी प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। एक बात और समझना है, वैसी प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। और ध्यान रहे, ये हम सॉल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा रॉल्ट्स लॉ जो होता है वो सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जैसे वोलेटाइल का मतलब होता है वोलाटाइल, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस वेपर एट रूम टेम्परेचर। वैसी कोई वस्तु जो रूम टेम्परेचर पर वेपर प्रोड्यूस कर, जैसे कि पेट्रोल, पानी, देखते हैं भाप बन के उड़ जाता है रूम के तापमान पर। तो जो चीज़ भाप बनकर उड़ जाएगा, जैसे पानी हो गया, पसीना हो गया, पेट्रोल हो गया, उन सब चीज़ों को वोलेटाइल कहा जाता है। और जो चीज़ें रूम के तापमान से वेपर ना बने, जैसे चीनी हो गया, दरवाज़ा हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं जो रूम के तापमान पर वेपर प्रोड्यूस नहीं करता है, भाप बन के नहीं उड़ता है, वैसे चीज़ों को नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है। नॉन वोलेटाइल का मतलब समझ में आया? सब्सटेंस विच डज नॉट प्रोड्यूसेस वेपर एट रूम टेम्परेचर। तो मतलब वैसा सॉल्यूशन की हम बात करेंगे जो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, क्या हो? बहुत पतला सॉल्यूशन हो, साथ ही साथ वो सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से बना हो, तब वैसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है जो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो वैसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड ना करके सीधा सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, वैसे प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, को प्लस लिगेट। ठीक है। ज़्यादा यहाँ से मल्टीपल चॉइस रहेगा, डेफिनेशन नहीं रहेगा। ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार होते हैं, मतलब सॉल्यूशन के चार प्रॉपर्टी होता है। पहला जो होता है RLVP, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब बढ़ना, बारी बारी चीज़ों को। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ ब्लेंडर स्प्राइट नहीं समझना है। FV मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा जो है वो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बारी बारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बहुत, इसके बाद ये चारों टॉपिक डिस्कस होने के बाद चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान समझिएगा,
रिलेटिव शब्द का इस्तेमाल कब, यहाँ पर रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव का मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। लोअरिंग मतलब कम होना, वेपर प्रेशर का कम होना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आपने प्योर सॉल्वेंट लिया है, और ये जो प्योर सॉल्वेंट है वो क्या है, वोलेटाइल है। क्या है ये, वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब क्या समझते हैं, मतलब ये जिस मान लीजिए पानी है, मतलब रूम के तापमान पर धीरे धीरे भाप बनकर ये उड़ सकता है, ठीक है। और ये क्या है, आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब ये जैसे मान लीजिए चीनी है, ठीक है, थोड़ी देर के मान लीजिए चीनी है, तो चीनी तो रूम टेम्परेचर भाप बन के नहीं उड़ेगा। अब जब जैसे ही दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा। देखिए प्योर सॉल्वेंट को हमने गोल से दर्शाया है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने थोड़ा सा ऐसा दर्शाया है। अब जैसे मान लीजिए प्योर पानी भाप बन के उड़ रहा था। अब इसमें आप मान लीजिए चीनी डाल दिए, तो चीनी तो उड़ेगा नहीं ना भाप बन के। जब चीनी भाप बनकर नहीं उड़ेगा तो इसको भी भाप बन के इसमें जब मिला देंगे तो इसको भी तो भाप बनकर उड़ने नहीं देगा। नहीं समझे, जैसे ये तो इसके लिए जहर हो गया ना, मतलब ये तो भाप बनकर उड़ेगा नहीं, संगति का तो असर पड़ता है ना। जितना पहले जब ये चीनी जब पानी जब पहले अकेला था तो मनमर्जी से वेपर प्रोड्यूस कर रहा था, भाप भाप बन के उड़ रहा था। लेकिन जब उसमें चीनी ऐड कर देंगे तो चीनी तो खुद भी भाप नहीं बनेगा, और जब चीनी इसमें प्रवेश कर जाएगा तो क्या करेगा, देखो ये पानी के मॉलिक्यूल जो है, पानी का जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चारों तरफ से प्रोटेक्टिव लेयर बना दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको घेर दे रहा है, अब इसको भाप बनकर उड़ने नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस कर रहा था, क्या यही पानी अब सॉल्यूशन बन जाएगा, जब चीनी पानी मिक्स हो जाएगा तो क्या ये वेपर प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब करेगा बट उतना ज़्यादा नहीं करेगा जितना कि फ्री स्टेट में कर रहा था। जैसे कहने का मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब हम मन मर्जी घूमा करते थे, जहाँ मर्जी वहाँ पैसा खर्च किया करते थे, जहाँ मर्जी वहाँ जाया करते थे, किसी को अपने टाइम का हिसाब नहीं दिया करते थे। लेकिन मेरी लाइफ में कोई आ गया, अब तो आ गई, तो आने के बाद क्या हुआ, इसका तो प्रभाव पड़ेगा ना मेरे जीवन में। तो जितना फ्रीली हम पहले मूवमेंट कर पाते थे, जितना आज़ादी से रह पाते थे, क्या अब उतना आज़ादी से रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो ये वेपर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था अकेला जब था वाटर तब, लेकिन जब उसमें शुगर मिला दिए और जब सॉल्यूशन बन गया, शरबत बन गया, तो शरबत उतना तेज़ी से भाप बनकर नहीं उड़ेगा जितना तेज़ी से पानी उड़ रहा था। तो यहाँ पे मान लीजिए पी नॉट क्या बताएं हम, इसको क्या पढ़ते हैं, पी नॉट ए। नॉट मतलब नहीं, यानी जब इसमें कुछ नहीं मिलाया गया था तब इसका क्या वेपर प्रेशर था। तो पी नॉट ए का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। और देखिए चूँकि सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में मिला है, मतलब पानी में चीनी बहुत कम मात्रा में मिला है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, तो हम कह सकते हैं क्या, जो सॉल्यूशन का प्रेशर है उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, पी ए लिख रहे हैं। क्योंकि इसमें ये तो वैसे तो ये ए और बी दोनों के मिलने से बना है, सॉल्यूशन क्या बना है, ए और बी, सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, बी, दोनों के मिलने से सॉल्यूशन बना है। लेकिन चूँकि बी का जो मात्रा है वो ए के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, वैसे इसको पी एस बोलेंगे। लेकिन पी एस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी ए प्लस पी बी या पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। लेकिन चूंकि पी नॉट बी तो होता नहीं है भाई, पी नॉट बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी तो नॉन वोलेटाइल है ना, ये वेपर तो प्रोड्यूस करेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू क्या हो गया, वैसे तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी होना चाहिए, लेकिन पी नॉट बी तो होगा नहीं क्योंकि ये वेपर तो प्रोड्यूस करेगा नहीं। यानी पी एस इक्वल टू किसके बराबर हो गया, सिर्फ पी नॉट, मतलब सॉल्यूशन में जो भी वेपर प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से होगा ना, इसकी वजह से तो कोई वेपर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे पी ए लिखे हैं हम, लेकिन इसको हम पी एस को पी नॉट ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जितना आराम से ये वेपर प्रोड्यूस कर रहा था, अब सॉल्यूशन बन जाने के बाद उतना आराम से तो यहाँ पे सिर्फ वाटर तो नहीं है ना, सिर्फ प्योर वाटर तो नहीं है ना, इसमें शुगर भी तो ऐड हो गया। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए बोलना सही नहीं होगा, तो हम इसको लिखें पी एस इक्वल टू पी ए। पी ए मतलब यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट जो है, ए जो है वही वेपर प्रोड्यूस कर रहा है, सॉल्यूट वेपर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पी नॉट ए क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसको हम पी एस को पी नॉट ए क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वाटर नहीं है, इसमें शुगर भी ऐड हो गया है। और हम नॉट कब लगाते हैं, जब कोई चीज़ प्योर स्टेट में होता है। तो यहाँ पे तो सॉल्यूशन में सिर्फ शुगर भी और वाटर भी है, लेकिन वेपर सिर्फ वाटर प्रोड्यूस कर रहा, शुगर नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, पी ए बोल रहे हैं, पी नॉट ए नहीं बोल रहे हैं। तो पी ए इज इक्वल टू पी एस, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है। अब बताइए आप लोग इसमें से बताइए कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, वेपर सॉल्वेंट से ज़्यादा, प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस हो रहा है कि सॉल्यूशन से। अरे ये अकेला जब था तो ज़्यादा आज़ादी से घूम रहा था कि सॉल्यूशन बन जाने के बाद ज़्यादा आज़ादी से घूम रहा है। ऑफ कोर्स
प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस कर रहा था। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट ए, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, पी ए। अब वेपर ज़्यादा जिससे बनेगा उसका वेपर प्रेशर भी तो ज़्यादा होगा। तो प्योर सॉल्वेंट वेपर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये वेपर कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप कह सकते हैं क्या कि बताइए पी नॉट ए और पी ए में ज़्यादा बड़ा कौन है, किसका प्रेशर ज़्यादा है, इसका या सॉल्यूशन का, इसका ज़्यादा है ना। तो पी नॉट ए ज़्यादा हो गया, इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसको हम बोल सकते हैं क्या, पी नॉट ए इज़ ग्रेटर दैन पी ए, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, पी ए को पी एस भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी नॉट ए इज़ ग्रेटर दैन पी एस। अब हमको चेंज निकालना, कितना चेंज हुआ, मतलब कहने का मतलब जब हम अकेले थे तो हम, मेरे दोस्त लोग पीछे हम बहुत खर्च किया करते थे, मान लो बहुत टाइम दिया करते थे। और जब मेरी शादी हो गई तो अब हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे, उतना पैसा खर्च उनके पीछे नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे में कितना चेंज आया, कितना बदलाव आया, बिल्कुल खर्चा करना कम कर दिए, बिल्कुल टाइम देना बंद कर दिए, या फिर कुछ किए तो कितना चेंज आया, शादी के बाद कितना चेंज आया, यानी सॉल्यूशन बनने के बाद कितना चेंज आया। तो रिस्पेक्ट में, पहले के रिस्पेक्ट में, बैचलर जब थे तो उसके रिस्पेक्ट में शादी के बाद कितना चेंज आया। तो चेंज कैसे निकालते हैं, उसी को बोल रहे हैं, चेंज तो आ रहा है ना, लोअरिंग ही हो रहा है, बढ़ेगा तो नहीं, घटेगा ही ना। सॉल्यूशन बनने के बाद जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दीजिएगा सॉल्वेंट में, तो इसका वेपर प्रेशर जाहिर सी बात घटेगा ही घटेगा, बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। इसलिए क्या लिखा है, लोअरिंग। क्या लिखा है यहाँ पर, हमने लिखा है लोअरिंग। रिलेटिव मतलब रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, यानी जब सॉल्यूशन नहीं बना था, जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था, तब के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया वेपर प्रेशर में। तो चेंज के निकालने के क्या, डेल्टा पी। डेल्टा पी चेंज कैसे निकालते हैं, बड़ा में छोटा घटाते हैं। तो बड़ा कौन है, पी नॉट ए बड़ा है, पी ए छोटा है। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। चेंज कितना, मतलब पहले हम 100 रुपया खर्चा करते थे, अब 10 रुपया खर्चा कर रहे हैं लोगों के पीछे। तो चेंज कितना, खर्चा कितना बदल गए हम, 90 रुपया के बराबर बदल गए। मतलब पहले 90% हम बदल गए, पहले जितना खर्च करते थे अब उसका उतना नहीं करके अब हम कुछ कम करते हैं। तो कितना करते हैं भाई, तो उसको निकालेंगे। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए हो जाएगा ना। अच्छा, आपको याद होगा रॉल्ट लॉ से कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए हुआ करता था, चाय ए। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे, कांस्टेंट डालते थे पी नॉट ए। हेनरीज कांस्टेंट डालते थे जब हेनरीज स्टेटमेंट था, लेकिन हम रॉल्ट लॉ से ले रहे हैं। तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स चाय ए हो जाएगा ना। तो हम जहाँ पे पी ए है, यहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। तो पी नॉट ए को पी नॉट ए रहने दिए, और पी ए के बदले क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए चाय ए, रॉल्ट लॉ से। तो पी ए के बदले क्या लिख दिए, पी नॉट ए चाय ए। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, पी नॉट ए कॉमन दिख रहा है, तो पी नॉट ए कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बच गया 1 माइनस यहाँ क्या बच गया चाय ए। आपको पता है कि चाय ए प्लस चाय बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। चाय ए प्लस चाय बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, अच्छा यहाँ से 1 माइनस चाय इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाय बी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस चाय के बदले आप क्या लिख सकते हैं, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, चाय बी लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए चाय बी। अच्छा, डेल्टा पी इज इक्वल टू अभी क्या लिखा था आपने, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। तो डेल्टा पी की जगह पे हमने फिर से क्या लिख दिया, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए। तो डेल्टा पी की जगह पे क्या लिख दिया, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए चाय बी। ये पी नॉट ए यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू चाय बी। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, बी का अगर निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन तो ऐसा ही निकालते हैं ना। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू चाय बी के बदले हमने क्या लिख दिया, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। अब हमने क्या बताया था कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो हमने एन ए प्लस एन बी, अब 1 लाख रुपया में 10 रुपये जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1,10,000 बोलेंगे कि 1 ही लाख बोलेंगे। 1 लाख रुपये में अगर 10 रुपये खो गया तो क्या बोलेंगे, मेरे पास 1 लाख रुपये में 10 रुपये कमे हैं, क्या बोलेंगे, 1 लाख मोटा मोटी मेरे पास है। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है वो ए के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। एन बी इज़ मच लेस देन एन ए। तो हम क्या कह सकते हैं कि एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एन ए बोल सकते हैं क्या,
एन बी को एन बी रहने दिए। अब एन ए प्लस एन बी की जगह पे एन ए लिखे, एन बी कहाँ गायब हो गया, क्योंकि एन बी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो बहुत कम अमाउंट में है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। अगर सॉल्वेंट 100 मॉलिक्यूल है तो सॉल्यूट 2 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, बहुत कम है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट, हमने पहले ही कह दिया था, एज्यूम किया था कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल लेना है और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल लेना है। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास बाई मोलर मास, एन बी कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू बी बाई एम बी। डब्ल्यू नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास बाई मोलर मास, तो बी मतलब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मोलर मास डिवाइडेड बाई एन ए। नीचे आता तो नीचे वाला कहाँ चला गया, उल्टा चला गया, मास बाई मोलर मास, तो मोलर मास को ऊपर कर दिए, ए का मास को नीचे कर दिए। नहीं समझ में आ रहा है ये बात, अरे मेरे भाई एन बी की जगह पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी बाई एम बी, और एन ए की जगह पे क्या लिखते हैं आप, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए लिखते ना, तो नीचे वाला ए में कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और डब्ल्यू कहाँ चला गया, नीचे चला गया, तो हमने एक स्टेप बचाया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक फार्मूला बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा आपका। CPP2 का क्वेश्चन नंबर 7, 5, 6 सब इसी फार्मूला से बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन 3 मार्क्स का यहाँ से रहेगा। ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए, जहाँ डब्ल्यू बी क्या है भाई, वेयर डब्ल्यू बी इज इक्वल टू, डब्ल्यू मतलब क्या होता है, वेट, मास, बी मतलब सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। उसी प्रकार एम का मतलब क्या है, कैपिटल एम का मतलब मोलर मास, एम बी मतलब मोलर मास ऑफ, बी मतलब सॉल्यूट, एम ए मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एन बी का मतलब क्या हो गया, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, बी मतलब सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एन ए का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सब कुछ क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा सारा चीज़। ठीक है, डाटा खाली पुट करते जाना है। पी नॉट ए का मतलब क्या बताया था, पी नॉट ए क्या बताया गया था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ए मतलब सॉल्वेंट और नॉट लगा हुआ है। जब प्योर सॉल्वेंट, जैसे प्योर सॉल्वेंट क्या हो सकता है, वाटर, बेंजीन, इस तरह की ईथर, इस तरह की चीज़ें क्वेश्चन में आपको दी रहेंगी। ठीक है, पहचानना पड़ेगा, जब वो प्योर स्टेट में रहेगा तब उसका वेपर प्रेशर दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उसको पी नॉट ए मानिएगा। ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया रहेगा, तो मतलब पी ए लीजिएगा या पी एस लीजिएगा। ठीक है, पी ए लीजिएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए फॉर्मूला ये लगाना है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। एक न्यूमेरिकल है आपका CPP2 का, क्वेश्चन नंबर 7 है। हम समझ रहे बेटा, तुम लोग को समझ में कुछ आ नहीं रहा है, हैं? ध्यान यहाँ रहेगा तब ना, यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, उसको पॉज कर करके वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, लिख लिख के समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब सामने तो आपके पास हम हैं नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, देखो क्या बोल दिया, प्योर बेंजीन, बेंजीन हमेशा सॉल्वेंट होता है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यानी कि क्या बोला है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है। इसका मतलब क्या दिया है आपको, पी नॉट ए दिया हुआ है। क्या दिया है भाई, 0.850 बार दिया हुआ है। अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट वेइंग, यानी क्या दिया, मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया है। तो मास को हम लोग क्या देखते हैं, W से, और सॉल्यूट को क्या लिखते हैं, B से। W भी कितना दे दिया, 0.5 ग्राम दे दिया है। इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, इसका मतलब क्या दे दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया 39 ग्राम, और बेंजीन का मोलर मास भी दिया है, यानी मोलर मास मतलब M और बेंजीन मतलब सॉल्वेंट, इसका मोलर मास दे दिया, कितना दे दिया, 78 ग्राम पर मोल दे दिया है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है, यानी PA दिया है, कितना दिया है, 0.845 बार दिया है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, यानी MB निकालने बोला है। देखो फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू WB बाई MB इंटू MA बाई WA। देखो क्या क्या दिया है, पी नॉट ए दिया है, दिया है, पी ए दिया है, दिया है, पी नॉट ए दिया है, दिया है, WB दिया है, देखो WB दिया है ना 0.5 ग्राम, MB दिया है, MB वही तो निकालना है। और क्या दिया है, MA दिया है, हाँ दिया है, WA दिया है, दिया है, सब ये दिया है। एक इक्वेशन एक कन्नौन, खाली इसी को निकालना है।
सबका वैल्यू पुट कर दोगे, इसको निकालोगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। पुट यहाँ पे बार लिखा तो बार पुट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर भी प्रेशर है नीचे भी प्रेशर है, बार से बार कट जाएगा तो उसका तुम टेंशन मत लो। खाली 0.850 में से देखो ना, 0.850 में से 0.845 घटाओगे तो 0.005 बचेगा, बस उसको सॉल्व करोगे, यहाँ से एम भी निकल जाएगा। कुछ डाटा पुट नहीं करना, डाटा मतलब कुछ भी यूनिट पुट नहीं कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली मोलर मास निकालना है तो आंसर आपका ग्राम पर मोल में निकल कर आ जाएगा। हम कैलकुलेशन भी कर सकते थे लेकिन लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप खुद से करेंगे, ये आपका टास्क है, इसको आप खुद से करेंगे और हमको इसको कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है CVP2 का, उसको आप बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसका डाटा इनसफिशिएंट है, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपसे नहीं बनेगा, उसमें भी कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो 5 और 6 छोड़ देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैंने बता दिया, इसको बना करके और इसको आप देखेंगे इसका आंसर आ रहा है कि नहीं, अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, एक एक डेसिमल वैल्यू भी ध्यान से सॉल्व करेंगे। हाँ, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। चलिए, मैं समझता हूँ क्लास समझ में आया होगा आप लोगों को, नहीं भी आया तो एक बार ध्यान से रिपीट करेंगे, धीरे धीरे पॉज कर करके चीज़ों को लिख के। खाली कहानी नहीं सुनना है, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल थोड़े चल रहा है, आपको चीज़ों को लिखते जाना है, समझते जाना है। उसके बाद एक बार जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद उसको पढ़ना है, देखना है, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा होगा अगला क्लास में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और ये आपको समझ में जब आएगा तभी आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आएगा। और आप लोग का एक और टास्क है कि बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझ के रखिएगा, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। ये नहीं बोलना है कि जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ बॉयल करे उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जाहिलों की तरह। द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताए गए होंगे, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं।